किसी जानकारी के साथ और बिना किसी सावधानी के साथ इंटरनेट के उस अंधेरे कोने में जिसे कहते हैं डार्क वेब। तो क्या है ये डार्क वेब? डार्क वेब इंटरनेट का वो पार्ट है, वर्ल्ड वाइड वेब का वो पार्ट है जो केवल डार्क नेट्स पर उपलब्ध होता है। डार्क नेट वो इंटरनेट है, वो नेटवर्क है जो किसी स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर या सर्च इंजन का यूज करके ही एक्सेस किया जा सकता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंटरनेट एक नेटवर्क है कई एक साथ जुड़े हुए कंप्यूटर्स का और इंटरनेट सर्वर्स का, जहां कोई सोर्स होता है, कोई मीडिया और कोई डेस्टिनेशन, जिन्हें नोड्स कहा जाता है। यदि हम कोई फाइल या इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो हम इंटरनेट पर सर्च करते हैं और जहां भी इस फाइल या इंफॉर्मेशन का सोर्स होगा, इंटरनेट हमें वहां से वो फाइल या इंफॉर्मेशन उपलब्ध करा देता है। लेकिन इस प्रोसेस में ये पता होता है कि ये फाइल या इंफॉर्मेशन किसने सर्च की है या इसका डेस्टिनेशन क्या है, और इसी डेस्टिनेशन को आईपी एड्रेस कहा जाता है। ये तो होता है नॉर्मल कोर्स में, लेकिन जब हम बात करते हैं डार्क वेब की तो वहाँ ये माना जाता है कि आपकी आइडेंटिटी छुपी रहेगी, यानी कि आप क्या सर्च कर रहे हो, क्या देख रहे हो, ये ना तो आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को पता चलेगा और ना ही सोर्स को, क्योंकि इसमें जो ब्राउजर यूज किया जाता है वो इस प्रकार से वर्क करता है कि वो आपकी आईपी एड्रेस को बार बार बदलता रहता है, यानी कि कई प्रॉक्सी आईपी एड्रेस बनाता रहता है, जिससे कोई भी आपको यानी कि आपकी आईपी एड्रेस को ट्रैक नहीं कर पाता है। लेकिन अब आप ये सोचेंगे कि इंटरनेट तो एक ही है, तो ये डार्क नेट या डार्क वेब कहाँ से आ गया? क्या है ये? क्या ये इंटरनेट से अलग है? आइए इसे समझते हैं। आइए इंटरनेट को एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। मान लीजिए कि इंटरनेट एक आइसबर्ग की तरह है। आइसबर्ग यानी कि बर्फ का एक विशाल टुकड़ा जो ओशन में तैरता रहता है, जिसका कुछ पार्ट पानी के ऊपर है और बाकी पानी के नीचे होता है। तो जो ऊपर वाला पार्ट है उसे कहते हैं सरफेस वेब, जो कि नॉर्मल गूगल सर्चिंग के लिए इंडेक्स्ड है। इसके अंतर्गत जो भी आता है वो नॉर्मल गूगल सर्च से अवेलेबल हो जाता है, जैसे कि कोई जनरल फाइल हो, कोई जनरल इंफॉर्मेशन हो, फेसबुक हो, सोशल मीडिया हो या विकिपीडिया हो, और इसी प्रकार के नॉर्मल सर्चेस जो कि सिंगल क्लिक में गूगल करके इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। ये सभी साइट्स को आप .com या .net या .in करके सर्च कर लेते हैं। ये है सरफेस वेब। और क्या आप ये जानते हैं कि ये सरफेस वेब इंटरनेट का केवल 4% अप्रोक्सीमेट कंस्टिट्यूट करता है। और फिर आता है आइसबर्ग का वो पार्ट जो पानी के नीचे है, जिसे डीप वेब कहा जाता है।
इसे एक्सेस करने के लिए विशेष प्रकार के स्पेसिफिक यूजर आईडी और पासवर्ड की आवश्यकता होती है, जैसे कि बैंक डिटेल्स यानी कि इंटरनेट बैंकिंग, या फिर रिसर्च पेपर्स या मेडिकल रिकॉर्ड्स, या किसी कंपनी की कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स, गवर्नमेंट के कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स या एक्सक्लूसिव कंटेंट। ये सब नॉर्मल सर्च के लिए इंडेक्स्ड नहीं होते हैं। इन्हें ओपन करने के लिए स्पेसिफिक अथॉरिटी की स्पेसिफिक प्रिविलेज की आवश्यकता होती है, और ये सब डीप वेब के अंतर्गत आता है। और ये डीप वेब इंटरनेट का लगभग 90% कंस्टिट्यूट करता है। और अब आता है उस आइसबर्ग का या इंटरनेट का वो पार्ट जो कि एक गजब का चक्कर होता है, जिसे कहते हैं डार्क वेब। एक प्रकार से डार्क वेब डीप वेब का ही पार्ट है, लेकिन इसे डार्क इसलिए कहा जाता है कि इसका अधिकतर उपयोग किया जाता है ऐसे कार्यों को करने के लिए और ऐसे लोगों द्वारा जो अनलॉफुल, गैर कानूनी और अनह्यूमन यानी कि अमानवीय टाइप के होते हैं। क्योंकि ये प्रेजेंटेशन डार्क वेब के बारे में है, तो आइए और जानते हैं डार्क वेब के बारे में। डार्क वेब इंटरनेट की वो भूल भुलैया है जहां जाना बहुत डेंजरस हो सकता है। इसलिए हम ये एडवाइस करेंगे कि आप केवल इसके बारे में जानकारी लें और डार्क वेब पर जाने की सोचें भी ना, और ना ही वहां जाने की कोशिश करें। आप वहां नॉर्मल गूगल सर्च से नहीं जा सकते। वहां ले जाने के लिए गूगल भी आपको मना कर देगा। फिर आप कहेंगे गूगल मना कर देगा? वो गूगल जिसे सब कुछ पता है, जिसे इंटरनेट के एक एक गली का पता है, वो कैसे मना कर देगा? ऑटो वाला है क्या? नहीं, गूगल ऑटो वाला नहीं है। वो एक तरह से समझे तो वो शिप है जो केवल आपको ओशन के सरफेस पर ही सैर करा सकता है, यानी कि इंटरनेट की सरफेस वेब पर ही ले जा सकता है। लेकिन ओशन की सरफेस के नीचे जाने के लिए आपको चाहिए सबमरीन, जो कि आपको ओशन सरफेस के नीचे ले जाए, यानी कि इंटरनेट की दुनिया के डार्क वेब में ले जाए। और वहां आवश्यकता होती है एक दूसरे प्रकार के ब्राउजर और सर्च इंजन की, जो आपको डार्क वेब में लेके जाता है। लेकिन ऐसा क्या है डार्क वेब में, आइए समझते हैं। डार्क वेब की दुनिया इंटरनेट के वो गलियां हैं, वो डरावनी जगह है जहां जाना प्रतिबंधित है। अगर आप वहां जाते हैं तो पता नहीं आपका कौन सा डेटा, कौन सी फोटो लीक होकर इंटरनेट की दुनिया में तैरने लग जाए और आपको फेमस कर दे, लेकिन गलत तरीके से। अगर आप अब भी कहेंगे कि ये सब तो जो है वो है, लेकिन फिर भी हम जाना चाहते हैं, वहां जाते कैसे हैं? वहां जाने के लिए एक स्पेशल ब्राउजर, एक स्पेशल सर्च इंजन की आवश्यकता होती है। जैसे आप गूगल, याहू, बिंग पर सर्च करते हैं सर्फ वेब पर, वैसे ही डार्क वेब के लिए यूज होता है टोर सर्च इंजन। यदि आप गूगल पर टोर सर्च करेंगे तो आपको टोर ब्राउजर डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। ये टोर नाम का सर्च इंजन सपोर्टेड बाय और मेड बाय अमेरिका है। डार्क वेब को लोकप्रिय बनाने वाला सॉफ्टवेयर टोर है, जिसे
20 सितंबर 2002 को लॉन्च किया गया था, जिसे अमेरिकी सरकार की नेवल रिसर्च लैब ने बनाया था, जिससे कि अमेरिकी इंटेलिजेंस कम्युनिटी या एजेंसीज के मेंबर्स अपनी पहचान हो जाने के जोखिम के बिना इंटरनेट का उपयोग कर सकें। डार्क वेब के साइट विजिटर की पहचान इसी सॉफ्टवेयर के द्वारा छिपाई जाती है, जिसे एक यूजर को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना होता है डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए। प्रत्येक डार्क वेब की वेबसाइट का URL या डोमेन नेम एक विशेष प्रकार के एक्सटेंशन के साथ एंड होता है, जो इसी विशिष्ट सॉफ्टवेयर से जुड़ा होता है। यानी कि इस सॉफ्टवेयर के बिना डार्क वेब की वेबसाइट्स को एक्सेस नहीं किया जा सकता है। यह सुनकर अगर आप खुश हो गए हैं और वहां जाने की सोच रहे हैं, तो ज्यादा खुश मत हो जाना। यहीं से शुरुआत होती है डार्क वेब की, जहां आप एक बार गए तो पता नहीं अपने साथ आप डार्क वेब की काली दुनिया से ऐसी कौन सी चीज ले आओगे, या अपनी ऐसी कौन सी चीज दे आओगे जिससे आपका जीवन दुश्वार बन जाएगा। अब आप ये कहेंगे कि जब ये सब डार्क वेब टोर इतना ही गलत है, तो ये बना ही हुआ क्यों है। आइए समझते हैं। आप में से बहुत से लोग ये चाहते हैं कि हमारी प्राइवेसी बनी रहे, हमारी प्राइवेसी का हनन ना हो, हम गुपचुप तरीके से इंटरनेट पर सर्फिंग कर सकें और किसी को पता भी ना चले कि हम इंटरनेट पर क्या देख रहे हैं, क्या सर्च कर रहे हैं। हालांकि आप में से बहुत से लोग ये भी कहेंगे कि हमारी क्या ही प्राइवेसी है, हम तो अपने आप ही अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर बता देते हैं कि आज हम कहाँ घूमने गए, कौन सा पिज्जा खाया, कौन सा ड्रिंक पिया। तो ये सब बवाल किस लिए? क्या आप जानते हैं कि बहुत से बड़े लोग जो सबके सामने बहुत स्वच्छ, साफ सुथरे और आदर्श बनते हैं, वे नहीं चाहते कि किसी को पता चले कि फेसबुक पर उनका कोई अकाउंट भी है, इंस्टाग्राम पर उनका कोई अकाउंट भी है। वे ये भी नहीं चाहते कि किसी को पता लगे कि वो नेट पर क्या सर्च करते हैं। और दूसरे वे लोग जिनकी डार्क फैंटेसीज होती हैं, वे सोसाइटी में, समाज में अस्थिरता लाना चाहते हैं, लेकिन वे कानून के डर के कारण, पुलिस के डर के कारण नॉर्मल लाइफ में ऐसा नहीं कर सकते। वे अपने गलत इरादों को डार्क वेब पर जाकर गलत काम करते हैं, जैसे कि टेररिस्ट, हैकर, ड्रग माफिया। ऐसे लोग इस्तेमाल करते हैं टोर का, क्योंकि इस ब्राउजर से की गई इंटरनेट सर्फिंग पर आपकी आइडेंटिटी को छुपा कर रखा जाता है। हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से भी डार्क वेब पर अपने हैकर्स डिप्यूट किए जाते हैं, इन्हीं प्रकार के गलत कार्यों का पता लगाने और उन्हें रोकने के लिए। आप में से कुछ समझदार लोग कहेंगे कि इससे अच्छा तो VPN यूज करना था। VPN भी तो आइडेंटिटी छुपाने का काम करता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि VPN आप एक बारी में केवल एक कंपनी का यूज करोगे, और यदि आपने कुछ गोलमाल किया तो गवर्नमेंट उस कंपनी तक पहुंच जाएगी और वो कंपनी बता देगी कि वो आप थे और आप पकड़े जाओगे। क्योंकि जब आप किसी कंपनी का VPN यूज करते हैं तो आपकी सारी डिटेल्स उस कंपनी के पास चली जाती हैं। ये सुनकर अब उन्हें टेंशन होने लगी होगी, जो सोचते थे कि
हम तो केवल इनकॉग्निटो मोड के बारे में समझते थे कि यहाँ ही आइडेंटिटी छुपी रहती है। यहाँ तो कुछ और ही चक्कर है इंटरनेट का। आइए और जानते हैं। क्या आप जानते हैं कि टोर में कितने ही VPN एक साथ लगे होते हैं और आपके IP एड्रेस को एक VPN से दूसरे पर कंटिन्यूसली ट्रांसफर किया जाता है, जिससे कि आपकी IP को ट्रेस कर पाना इम्पॉसिबल सा ही हो जाता है। और यही होता है मास VPN सिस्टम। तो अब तक हम जो टोर कर रहे हैं, आप जानते हैं उसका पूरा नाम क्या है? आइए बताते हैं। तो टोर का पूरा नाम है द ओनियन राउटर, TOR। इस कॉन्सेप्ट को इस तरह से समझ सकते हैं कि ओनियन की तरह, यानी कि प्याज के छिलकों की तरह, आपकी सर्च की हुई इंफॉर्मेशन को लपेट कर, यानी कि एनक्रिप्ट करके एक टोर सिस्टम या टोर नोड से दूसरे पर ऐसे ट्रांसफर किया जाता है कि किसी को पता न चले कि आपने क्या सर्च किया है। और जब ये इंफॉर्मेशन एक नोड से दूसरे नोड पर जाती है तो एनक्रिप्शन की एक एक लेयर प्याज के छिलकों की तरह हटती चली जाती है और डेस्टिनेशन पर डिक्रिप्ट हो जाती है। और दोस्तों, इसी को ओनियन राउटिंग कहते हैं। और उसी तरह आपकी फाइल को एनक्रिप्ट करके आप तक पहुंचा दिया जाता है। और एक रोमांचक बात ये कि टोर पर सर्च की जाने वाली वेबसाइट .onion करके होती है, ना कि .com, .in या .net करके। डार्क वेब में एंट्री करने के लिए यूज किए जाने वाले सभी सॉफ्टवेयर अलग अलग तरीके से ऑपरेट होते हैं, लेकिन सभी में सामान्य सिद्धांत, कॉमन प्रिंसिपल यह है कि किसी भी एनक्रिप्टेड डेटा को डिक्रिप्ट करने के लिए या पढ़ने के लिए एक वैसे ही प्रोग्राम की आवश्यकता होती है जिससे कि उस डेटा को एनक्रिप्ट किया गया हो। उदाहरण के लिए, यदि कोई PDF फाइल है तो उसे पढ़ने के लिए PDF रीडर की ही आवश्यकता होगी। वो फाइल ना तो MS वर्ड से खुलेगी और ना ही किसी और प्रोग्राम से। और इसलिए डार्क वेब में सारा डेटा इसी प्रकार से एनक्रिप्ट होता है कि उस डेटा को केवल एक विशेष प्रकार के सॉफ्टवेयर से ही डिकोड किया जा सकता है। और ये एन्क्रिप्शन या कोडिंग वाला सॉफ्टवेयर उन सभी कंप्यूटर्स में होता है जहां जहां ये एन्क्रिप्टेड डेटा ट्रेवल करता है, जिससे कि डेटा को कोई और ना पढ़ सके और उसके ओरिजिन और डेस्टिनेशन को छुपाया जा सके, जिससे कि यूजर एकदम एनोनिमस और गुप्त प्रकार से ब्राउजिंग कर सकता है। हालांकि बाद में US गवर्नमेंट ने टोर को 2004 में ओपन सोर्स डिक्लेयर कर दिया और टोर प्रोजेक्ट नाम की एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से इसके रेगुलर मेंटेनेंस और ऑपरेशंस को फंड किया। और फिर जैसी की उम्मीद थी, टोर एनोनिमस नेटवर्क कंप्यूटर एंथुसियास्ट, प्राइवेसी एडवोकेट्स, जर्नलिस्ट, दमनकारी सरकारों के विरुद्ध असंतुष्ट लोगों और स्ट्रिक्ट प्राइवेसी की इच्छा रखने वाले लोगों के बीच लोकप्रिय हो गया था, क्योंकि टोर ओपन सोर्स हो गया था और उसके कारण यूजर की आइडेंटिटी गुप्त रहती थी। इसी कारण ये ब्राउज़र टोर
हैवीली कंट्रोल्ड गुड्स यानी कि एकदम प्रतिबंधित सामान जैसे कि बंदूकें, ड्रग्स की अवैध बिक्री के लिए एक प्रभावी ढाल बन गया था। टोर नेटवर्क ने हैकर्स, आतंकवादियों, अवैध पोर्नोग्राफी के डिस्ट्रीब्यूटर्स को संचार का एक सुरक्षित तरीका प्रदान कर दिया था। डार्क वेब शब्द पहली बार 2009 के एक समाचार पत्र में छपा था, जिसमें इन्हीं इलीगल एक्टिविटीज का वर्णन किया गया था। क्रिप्टो करेंसी के डेवलपमेंट, ग्रोथ और बढ़ते उपयोग, विशेष रूप से बिटकॉइन के कारण डार्क वेब में इलीगल ट्रेड के उपयोग में काफी वृद्धि हुई, क्योंकि इसमें यूजर क्रेडिट कार्ड नंबर या अन्य पहचान संबंधी जानकारी साझा किए बिना ऑनलाइन फंड्स को ट्रांसफर, एक्सचेंज और पेमेंट कर सकते थे। अब आप लोग सोचेंगे कि ये तो गजब की चीज है, अब तो टोर पर ब्राउजिंग करनी ही चाहिए अपनी आइडेंटिटी और प्राइवेसी को छुपा कर रखने के लिए। हमें तो अब अपनी प्राइवेसी को लेकर कोई टेंशन नहीं। अब तो टोर के साथ डार्क वेब पर सर्च करेंगे कि डार्क वेब पर क्या क्या होता है। बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं आप। और इसी तरह से आपकी एंट्री हो जाती है डार्क वेब की दुनिया में। वहाँ आपको ऐसी ऐसी चीजें मिलेंगी, ऐसी ऐसी लिंक्स मिलेंगी, ऐसी ऐसी वेबसाइट्स मिलेंगी जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। एक एग्जांपल ये है कि फरवरी 2011 में रॉस उल्ब्रिcht ने डार्क वेब के पहले ब्लैक मार्केट की स्थापना की, जिसमें इलीगल ट्रेड्स किए जाते थे, जिसे सिल्क रोड कहा जाता है। हालांकि बाद में यूनाइटेड स्टेट्स के फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन FBI ने अक्टूबर 2013 में उल्ब्रिcht को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन इसी तरह की ब्लैक मार्केट्स डार्क वेब पर फिर भी बढ़ती और बढ़ती चली गई। इलीगल ट्रेड के अलावा डार्क वेब चोरी की हुई जानकारी या स्टोलन इंफॉर्मेशन की बिक्री का केंद्र भी बन गया था। स्टोलन इंफॉर्मेशंस जैसे कि क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स, सोशल सिक्योरिटी नंबर्स जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट्स, ईमेल आईडी के पासवर्ड्स, बैंक अकाउंट डिटेल्स इत्यादि नियमित रूप से खरीदी और बेची जाने लगी डार्क वेब पर। मार्च 2012 में एक रूसी हैकर येवगेनी निकुलिन और उसके 3 सहयोगियों ने सोशल मीडिया कंपनी लिंक्डइन से 117 मिलियन ईमेल एड्रेस चुरा लिए और उन्हें डार्क वेब पर बेचने के लिए अपलोड कर दिया था। ऐसे ही जुलाई 2016 में लगभग 200 मिलियन याहू के अकाउंट्स बिक्री के लिए डार्क वेब पर अपलोड किए गए। डार्क वेब पर प्रस्तुत किए गए सभी डेटा केवल बिटकॉइंस या पैसों के लिए नहीं किए जाते, ये कुछ लोगों या सरकारों की पोल खोलने के लिए भी अपलोड किए जाते हैं। इसके संदर्भ में एक किस्सा ये है कि 2013 में अमेरिकी सुरक्षा एजेंसी NSA के एक कॉन्ट्रैक्टर एडवर्ड स्नोडेन इस बात से परेशान थे कि उनकी सरकार लोगों की कुछ ज्यादा ही जासूसी कर रही है। इसलिए उन्होंने 1.5 मिलियन क्लासिफाइड गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स को पत्रकारों के साथ मिलकर लीक कर दिया था और उन्होंने इन सब पत्रकारों के साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए टोर ब्राउजर का यूज किया था। स्नोडेन के इन कार्यों का जब प्रचार हुआ, उससे टोर में लोगों की रुचि वैश्विक वृद्धि हुई और इसके परिणाम स्वरूप टोर नेटवर्क के
यूजर बेस का तेजी से विस्तार हुआ। और कमाल की बात यह है कि जैसे सरफेस वेब पर आपको पॉपअप्स मिलते हैं और आप उन्हें क्रॉस कर देते हो, वैसे ही आपको डार्क वेब पर भी कुछ पॉपअप्स ऐड मिलेंगे जिन्हें आप कैंसिल या क्रॉस करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये पॉपअप कैंसिल ही नहीं होंगे और क्लिक करते ही आप चले जाओगे किसी ऐसी इलीगल वेबसाइट पर या अपने डिवाइस का कंट्रोल दे बैठोगे किसी हैकर के हाथों में और आप हो जाएंगे हैक। आप सोचेंगे कि इंटरनेट की दुनिया में ऐसा भी होता है। यहाँ केवल वो लोग जाते हैं जो नॉर्मल दुनिया में अपनी डार्केस्ट फैंटेसीज को छुपा कर रखते हैं, और डार्क वेब पर उनकी ये फैंटेसीज इंटरनेट को और भी डरावना और भयावह बना देती है। यहाँ आपको ऐसे ऐसे फोरम्स मिलेंगे जिनमें लाइव चैट चल रही होगी और पूछा जाएगा तरीका लोगों को बेरहमी से टॉर्चर करने का और उन्हें मारने का भी। यही नहीं, डार्क वेब हैकर्स के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी तब बन जाता है जब नॉर्मल लोग गलती से या अपनी एक्साइटमेंट के कारण या बिना जानकारी के या आधी अधूरी जानकारी के डार्क वेब पर चले जाते हैं और वहां से ऐसे ही बिना जानकारी के किसी भी लिंक पर क्लिक कर देते हैं और इस तरह वे फंस जाते हैं हैकर्स के जाल में। तब उनके कंप्यूटर्स का, फोन्स का सारा डेटा, चाहे वह कोई डॉक्यूमेंट हो या बहुत पर्सनल फोटोज हो, सब कुछ हैकर्स के पास चला जाता है। कभी कभी तो उनका कंप्यूटर या फोन उनके कंट्रोल में रहता ही नहीं, वो हैक होकर लॉक हो जाता है और उसे खोलने के लिए हैकर्स लोगों को ब्लैकमेल करते हैं, उनसे ह्यूज अमाउंट्स की डिमांड करते हैं, वो भी बिटकॉइंस में। और ऐसा नहीं करने पर उनका सारा डेटा इंटरनेट पर वायरल कर दिया जाता है। इसलिए हम फिर से आपको एडवाइस करेंगे कि आप इंटरनेट का इस्तेमाल संभल कर करें और डार्क वेब से दूर ही रहें। अगर आपको हमारी ये प्रेजेंटेशन अच्छी लगी तो कृपया इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। अगर आप डार्क वेब के बारे में और जानकारी चाहेंगे तो हम अगली वीडियो में आपके लिए डार्क वेब पर संबंधित और जानकारियां लेकर आएंगे और कुछ ऐसी कहानियां लेकर आएंगे जिन्हें सुनकर आप कांप उठेंगे। धन्यवाद।